वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज अकाउंट्स के अंदर। जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ रहे हैं ये एक टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस की। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी का कोई फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम उसका एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस बोलते हैं। तो कैश फ्लो एनालिसिस जो है ये फाइनेंशियल एनालिसिस की एक टेक्निक है। जैसे कि आप लेक्चर का टाइटल देखें तो क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस की थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कैश फ्लो का परफॉर्मा क्या होता है, कैश फ्लो की मीनिंग क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। डेफिनेशन की भी हम बात करें तो एक वो स्टेटमेंट जिसमें कैश की पोजीशंस के बारे में बताया गया हो। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल देखें, ए बैलेंस शीट शो द बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 31st March 2005 rupees 30,000, while the cash balance as it's the latest balance sheet on 31st March 2006 was rupees 40,000। तो आप देखें लास्ट जो हमारे पास 2005 का बैलेंस था कैश का वो शो कर रहा है 30,000, और जो करंट ईयर का जो कैश का बैलेंस है वो शो कर रहा है 40,000। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैश का जो बैलेंस है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। कैश का बैलेंस कितना इंक्रीज़ हुआ है, 10,000 इंक्रीज़ हुआ है। अब ये जो कैश का बैलेंस 10,000 इंक्रीज़ हुआ है ये क्या बता रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहा है कि चेंज इन कैश कितना हुआ है बिटवीन टू पीरियड जो आपका 2005 टू 2006 है, उसमें 10,000 क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है आप देखें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ द स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज द चेंज इन कैश पोजीशन बिटवीन द टू पीरियड। फॉर एग्जांपल 30,000 से 40,000 हुआ है तो देयर हैज़ बीन एन इनफ्लो ऑफ 10,000 ड्यूरिंग ए ईयर्स पीरियड, कि एक साल के अंदर 10,000 जो है कैश क्या हुआ है आपका, इंक्रीज़ हुआ है, इनफ्लो हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि चेंज होता है, चेंज में इंक्रीज़ आता है तो उसको इनफ्लो बोलते हैं, और चेंज में डिक्रीज़ आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटफ्लो बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इतना ही बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैश में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, या फिर उसके कोजेज़ भी बताता है कि किस कारण से कैश में जो चेंजेस आया है। तो आगे आप देखें तो इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऐड किया हुआ है, along with the changes in the cash position the cash statement also outline the reason of such inflow or outflow of cash, कि कैश में जो चेंजेस के रीज़न हैं उनको भी क्या बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने AS3 जो दिया है उसमें थोड़ा रिवीजन करके दिया है बाय द काउंसिल ऑफ चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका AS3 जो रिवाइज है उसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहाँ पढ़ेंगे। आप देखें तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिया है, फॉर द ईयर एंडेड एज पर AS3 रिवाइज्ड आपको लिख के आना है, पर्टिकुलर डिटेल और अमाउंट, और यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3 है, कैश फ्लो फ्रॉम आपका ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है फर्स्ट एक्टिविटी है, इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी के अंदर हम कैश फ्लो फ्रॉम हाईलाइट किया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम एक्सेप्ट कैपिटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कैपिटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मतलब ये हुआ कि जो भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे हम फिक्स असेट्स में करते हैं, ठीक है ना, फाइनेंसिंग हम कैपिटल के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, तो उनके अलावा जो भी बाकी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप समझ गए होंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। आपको याद हो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, बैलेंस शीट इक्वेशन, याद है आपको, यस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो उनके अलावा जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ थ्योरी में देखें तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। जैसे कि आप देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, की असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के अलावा जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे। इसी तरीके से जब आप कैश फ्लो बनाते हैं तो जो सेकंड एक्टिविटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो असेट्स की बात करें हम, फिक्स असेट्स की यदि हम बात करें, यदि बिजनेस के अंदर हमने ड्यूरिंग द ईयर फिक्स असेट्स में कैश का
कैश लगाया है, परचेज और फिक्स असेट्स किया है, तो वो क्या है, कैश का आउटफ्लो। और ये भी हो सकता है कोई पुरानी असेट्स थी, हमने उसको सेल किया हो, तो वो क्या कहलाएगा, कैश का इनफ्लो कहलाएगा। तो जो आपकी सेकंड एक्टिविटी आती है वो आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, ठीक है ना। फिर अपनी लास्ट एक्टिविटी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ असेस्ट, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के अलावा रहता है। तो बचा क्या अपना असेस्ट के अलावा कैपिटल और लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ जो आती हैं वो किस में आती हैं, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो जैसा आप देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन ए चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल, कि कैपिटल के अंदर और इसके अलावा जो बोरोइंग या लाइबिलिटी है उसके अंदर जो चेंजेस आता है वो कहलाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। जब हम कैश फ्लो को सोल्व करेंगे तो उसकी कुछ वीडियोस आएंगी, जैसे कैश फ्लो का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें हम वन बाय वन समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनके स्टेटमेंट कैसे बनता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैसे बनता है, फिर लास्ट हम समझेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर समझेंगे। और इन सभी एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और इनका नेट रिजल्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर डेफिनेशंस की। जैसे सबसे पहले आप देखें कैश, AS3 जो है कुछ डेफिनेशन बताता है। जैसे हम देखें कैश, तो कैश के अंदर क्या क्या आएगा, कैश कंप्राइजेज कैश इन हैंड जो है आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कि कैश जो आपके पास कैश बैलेंस है जिसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं, बैंक बैलेंस है जो बैंक में आपने जमा करा रखा है। सेकंड आता है आपका कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कभी कभी आपके पास छोटे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश फ्लो में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो रहता है, जो कन्वर्टेबल है कैश के अंदर, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं, आपके कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि हम देखें तो कुछ पैसा हम बैंक में भी रखते हैं, बैंक के अलावा हम कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेके रख लेते हैं जिनसे हमें इमीडिएटली कुछ पैसा मिल जाता है, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। फिर हमने जब एक्टिविटीज़ को समझा था तो वहाँ कैश का फ्लो आया था, आपको याद हो, कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो। तो कैश का फ्लो क्या हो सकता है, कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, की कैश के अंदर और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जो कैश का आना जाना है वो क्या बताता है, आपका कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो बताता है। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लो के बारे में पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं परफॉर्मे की। जब हम परफॉर्मे की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट क्या होती हैं, असेस्ट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के अलावा होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं उनको हम इस डिटेल परफॉर्मेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जैसे आपको मान लीजिए 2000, जैसे हम देखें प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें कैश का बैलेंस दिया था, ऐसे ही हमें हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जैसे 2005 को बैलेंस दिया था कैश का 30,000 है ना, फिर 2006 में बैलेंस दिया था, कैश का बैलेंस कितना दिया था 40,000। सपोज मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया 2005 का 30,000 और 2006 में 40,000 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, क्लोजिंग जो प्रॉफिट है उसमें से ओपनिंग प्रॉफिट घटाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ अपना 10,000। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। यदि दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दे रखा है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें से ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, पार्ट फर्स्ट नॉन कैश एक्सपेंसेस और पार्ट टू जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये होते क्या हैं इनको अभी हम समझेंगे। ऐसे ही नॉन कैश इनकम जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं पार्ट वन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देखें पार्ट वन के अंदर, ठीक है ना, नेट नॉन कैश इनकम, और पार्ट सेकंड के अंदर है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम की हम बात करें। तो अपने पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा वर्किंग कैपिटल से पहले वाला। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है इसकी हम बात करते हैं। आपको याद होगा जब हमने बैलेंस शीट समझी थी तो हमने करंट और असेट्स
और करंट और लाइबिलिटी। करंट का मतलब असेट्स का मतलब, लाइबिलिटीज़ का मतलब हमने समझा था। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। करंट होता है शॉर्ट टर्म, असेट्स होता है रिसीवेबल। तो करंट असेट्स क्या हुआ, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल। सपोज हम बात करें डेटर्स है, तो डेटर से पैसा हम शॉर्ट टर्म में लेते ही नहीं लेते। आप कहेंगे हाँ सर डेटर से पैसा हम शॉर्ट टर्म में लेते हैं, तो डेटर्स क्या है, करंट असेट्स है। ठीक है बेटा। ऐसे ही आपका हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ की, तो करंट मीन्स शॉर्ट टर्म और लाइबिलिटीज़ का मीन्स होता है पेबल। तो करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म पेबल। तो जैसे हम क्रेडिटर का एग्जांपल लें, तो क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज़ है या फिर नहीं है, क्रेडिटर को विद इन 1 ईयर पे करते नहीं करते। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हम क्रेडिटर को विद इन 1 ईयर पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे अपनी करंट असेट्स डेटर्स है, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर है, उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड क्या, डिक्रीज़ इन ए करंट असेट्स। डिक्रीज़ इन करंट असेट्स का मतलब समझिएगा, सपोज मान लीजिए डेटर्स हैं, डेटर्स का बैलेंस जो था प्रीवियस ईयर 40,000 था और करंट ईयर कितना है आपका 30,000। तो 40 से 30 का मतलब क्या हुआ, 10,000 डेटर से हमें रिसीव हुए हैं, तो कैश इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने इसको ऐड किया नहीं किया। देखो 40,000 थे डेटर्स कर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 30,000 के, तो 10,000 हमें रिसीव हुए हैं। डिक्रीज इन डेटर्स का मतलब है कैश रिसीव, तो ऐड किया नहीं किया। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमने क्या किया है, ऐड किया है। जब हम डिक्रीज इन डेटर्स जो है ऐड कर रहे हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उससे कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब इंक्रीज़ इन डेटर्स को हम क्या करेंगे, बोलो इंक्रीज़ इन डेटर्स को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो नीचे आप देखेंगे तो इंक्रीज़ इन करंट असेट्स को हमने क्या किया है, लेस किया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्टॉक जो है अपना करंट असेट्स है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल स्टॉक करंट असेट्स है। सपोज मान लीजिए स्टॉक पहले 30,000 था, अब स्टॉक 40,000 हो गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमने परचेज़ किया 10,000 का। तो इंक्रीज़ इन स्टॉक का मतलब इंक्रीज़ इन करंट असेट्स हुआ नहीं हुआ, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हुआ है। तो इंक्रीज़ इन स्टॉक 40,000 जो हुआ है, अब 10,000 बढ़ के 30,000 से 40,000 जो हुआ है, 10,000 बढ़ा है, तो उससे हमारा कैश डिक्रीज़ होगा नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इंक्रीज इन स्टॉक से डिक्रीज इन कैश होता है, तो इसको हमने लेस किया नहीं किया, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल किया है। ऐसे ही जब हम लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज़ में एज इट इज़ होता है। एज इट इज़ का मतलब ये हुआ कि अभी हम डेटर्स में कर रहे थे तो उल्टा कर रहे थे, ठीक है ना, डिक्रीज़ को ऐड कर रहे थे, इंक्रीज़ को क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे। लेकिन लाइबिलिटीज़ के केस में उल्टा होता है, उल्टा मतलब है यहाँ पे एज इट इज़ इंक्रीज़ ऐड होता है और डिक्रीज़ लेस होता है, यहाँ पे यानी मतलब है। तो इसे समझिएगा। जैसे लाइबिलिटीज़ की हम बात करें, क्रेडिटर पहले 40,000 थे, क्रेडिटर अब 30,000 हुए, तो क्रेडिटर क्या हुए बोलो, आप कहेंगे सर क्रेडिटर डिक्रीज़ हुए। कितने डिक्रीज़ हुए, 40 से 30 मतलब 10,000 डिक्रीज़ हुए। तो 10,000 डिक्रीज़ होने का मतलब क्रेडिटर को हमने 10,000 का पेमेंट किया नहीं किया। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमने पेमेंट किया है, तो हमने लेस किया नहीं किया, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर को। आप कहेंगे हाँ सर हमने लेस किया, ठीक है ना। ऐसे ही यदि क्रेडिटर्स उल्टा है 30 से 40 हो जाते हैं, 10,000 इंक्रीज़ होते हैं, तो उसमें तो ये हुआ कि क्रेडिटर को हमने कुछ सामान खरीद के दे दिया, तो उससे हमारा, आप ये देखें जब क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमने कुछ सामान खरीद क्रेडिटर ने हमें कुछ सामान खरीद के दे दिया, तो एक तरीके से हमारे कैश बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो हमने ऐड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, इंक्रीज़ इन क्रेडिटर किया नहीं किया, आप कहेंगे हाँ सर। तो अब अपना ये जो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट मतलब करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ का इफेक्ट हमें समझ में आ गया। अब हम ये बोल रहे थे कि ये क्या था, बिफोर वर्किंग कैपिटल था। अब जो अपना प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, आफ्टर वर्किंग कैपिटल आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर वर्किंग कैपिटल में से लेस क्या कर देंगे, टैक्स। तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा। तो ये अपनी कौन सी एक्टिविटी थी बोलो, ये थी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। उसके अंदर हम अपनी कौन सी एक्टिविटीज़ बोलो, यस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।